ऑल स्टूडेंट एवरीबॉडी कैसे हो। अपन अपने टॉपिक पे आ गए हैं जहां से पहले छोड़ दिया था डेरिवेटिव ऑफ स्किन, त्वचा का व्युत्पन्न। अब त्वचा के व्युत्पन्न से जब हम समझते हैं कि किन दो भागों से मिलने के बनती है, जो हमारी ये रोम है, इन रोम की संरचनाएं, बालों की संरचना किस तरीके से इनके जड़ होते हैं, कैसे रोम पेपिला होता है, किसमें ऐसे रोम कांड होता है, कैसे एरेक्टोप्लाई पेशियां होती है जो रोम की संरचनाओं के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो ये हेयर एंड हेयर इट्स स्ट्रक्चर, ये एक संरचना हुई। और एक त्वक ग्रंथियां, जैसे आप देखते हैं पसीने की ग्रंथियां होती है, तेली ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां होती है, मेबोमिन ग्रंथियां होती है। तो उन ग्रंथियां और इन रोम दोनों की संरचनाओं को मिलाएं तो हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्किन। मानव की त्वचा, रोम एंड त्वक जैसी संरचनाएं जो पाई जाती है उन्हीं को क्या कहते हैं, त्वचा का व्युत्पन्न। तो आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों संरचनाओं के मिलने से त्वचा का व्युत्पन्न होता है। तो त्वचा की संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। और फिर बात आई, पहले हमारे यहाँ पर रोम के बारे में पढ़ते हैं, हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स रूप की संरचना ये बनेगी आपके लिए। तो रोम एंड इस संरचना की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये हमारे जो बाल है इनका ओरिजिन कैसा है, भ्रूणीय उत्पत्ति कैसी इनकी, एक्टोडर्म प्रकार की है, मेसोडर्म प्रकार की है, एंडोडर्म प्रकार की है। तो ध्यान रखना है एक्टोडर्म से होती है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने योग्य है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नीट जैसे एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन बनता है इसकी उत्पत्ति के बाद में निर्माण कहां होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्माण की बात आ जाती है तो ध्यान रखना है कि जो एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर, एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर जो होता है कौन, अंकुरण स्तर। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है और ज्यादा सक्रिय होती है। इन्हीं से ही हम कहते हैं किसका निर्माण होता है, रोम का निर्माण होता है। तो ये मस्ट बी रोम है उसकी संरचना का था। फिर अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि इसके कितने भाग होते हैं। तो रोम पुटक, रोम की जड़, रोम पेपिला, रोम कांड एवं एरेक्टोप्लाई पेशियां, ये 5 भाग होते हैं बेटा। रोम पुटक हो गया, रोम की जड़ हो गई, रोम पेपिला, रोम कांड एंड एरेक्टोप्लाई पेशियां। कितने भाग हुए, 5 भाग मिलके इस हेयर की संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। पहला है रोम पुटक। अब इसमें अपन कहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रोम पुटक का निर्माण कौन से भाग से होता है, त्वचा के किस स्तर से होता है। तो आपको मैंने अभी कहा था कि जिसको हम एक एपिडर्मिस का भीतरी स्तर कहते हैं वो होता है अंकुरण या मेलपीगी स्तर। ये अंकुरण या मेलपीगी स्तर जिनकी जो अपन कह रहे हैं अंतर्वलन बनने से, उनके इस तरीके से वलन बनने से बार बार उनके वलन बनने की जो क्रिया होती है वही एक तरह से हम कह रहे हैं जो डर्मिस भाग में धसी रहती है और थैली के आकार की संरचना होती है जिसे कहा जाता है रोम पुटक। तो रोम पुटक के कह रहे हैं एक रोम जो रोम पुटिका में स्थित होता है जिसका निर्माण एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर के अंतर्वलन होने से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्वलन इधर लिख लेना, होने से होता है। ये संरचना डर्मिस के अंदर धसी रहती है ये विशेष करके। और कैसी होती है, बिल्कुल ये इस तरीके से एक थैलीनुमी संरचना होती है। तो थैलीनुमी संरचना होती है, एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर के अंतर्वलन से निर्मित होती है, डर्मिस भाग में धसी रहती है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम रोम पुटक कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रोम की जड़। अगला पॉइंट कौन सा आता है, रोम की जड़। ये रोम की जड़ का मतलब हो गया कि हम कई बार बाल को खींचते हैं तो नीचे से इसकी रूट निकलती है वाई टाइप की। तो ये क्वेश्चन यहां बनता है कि रोम की जड़ कैसे होती है, कैसे बनती है। यही सेम क्वेश्चन है। क्या अपन कहेंगे, रोम पुटक के तल पर स्थित कोशिकाएं, रोम पुटक है उसका जो सरफेस है और एक नीचे अपन कहता है पेंदे होते हैं,
तल भाग की बात कर रहे हैं, वहां पर स्थित जो कोशिकाएं होती है बिल्कुल एक्टिव होती है, और जब नाम एक्टिव को आ जाता है तो आप समझ ही गए होंगे वो सेल डिवीजन करने का कार्य करती है, बार बार विभाजित होती रहती है, जिससे इसी जड़ का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जड़ एपिडर्मिस के नीचे वाला जो डर्मिस भाग होता है उसके अंदर ही धसी रहती है। इसके बाद आता है बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा कॉम्पिटिटिव में बनने लायक तो नहीं, लेकिन ये भी जरूरी है कि यहाँ पर सक्रिय विभाजन होता है, मतलब बोले तो सेल डिवीजन बार बार होने से अपन कहते हैं एक तरह से रूट का निर्माण होता है और उनकी जड़ का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ क्या पॉइंट बनता है तीसरा, रोम पेपिला। ये अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, रोम पेपिला जो अपन कह रहे हैं, जस्ट अपन कह रहे हैं रोम कुट्ट का जो पेंदा है, उस पेंदे पर एक सिसला गड्ढा होता है। कैसा गड्ढा होता है? सिसला गड्ढा होता है। इस सिसले गड्ढे के अंदर हम कह रहे हैं जो रुधिर कोशिकाएं होती है उनका एक घना सा क्या बन जाता है, जाल बन जाता है, जिसे कहा जाता है रोम पेपिला। जिसे क्या कहा जाता है, रोम पेपिला। और ये रोम पेपिला जिसमें ये रुधिर कोशिकाएं हैं, ये क्या है, ये रुधिर कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? ये रुधिर कोशिकाएं हैं, और इन रुधिर कोशिकाएं ही हम कहते हैं रोम की जो जड़ होती है वहां तक पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोम पेपिला। उसके बाद में आपको ध्यान होगा यहां से जो लंबी संरचना जाती है ऐसे, जिसको रोम कांड कहते हैं। तो अगला पॉइंट आ जाता है अपना रोम कांड। कौन आ जाता है? रोम कांड आ जाता है। ये डर्मिस से बाहर की सतह पर निकला हुआ एक निर्जीव कहें या एक ठोस भाग, ये डर्मिस के बाहर की ओर इस तरीके से निकला हुआ एक निर्जीव कहो या ठोस कहो एक भाग पाया जाता है, जिसे रोम कांड कहते हैं। और ये रोम कांड अपन कहते हैं निर्जीव क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें केराटिन पदार्थ जो होता है वो जमा हो जाता है, और केराटिन पदार्थ जमा हो जाता है तो केराटिनाइजेशन हो जाता है, संगी घोल हो जाता है। कहने का मतलब वो भाग मर्त हो जाता है। अब ध्यान देगा यहाँ पर 3 स्तर हो जाते हैं। कितने स्तर बन जाते हैं? 3 स्तर बन जाते हैं, क्यूटिकल्स, वल्कुट और मेडुला। क्यूटिकल का मतलब होता है उपत्वचक, और कॉर्टेक्स का मतलब होता है वल्कुट, और मेडुला जिसको अपन कहते हैं मध्यांश। तो कितने स्तर बन गए? 3 स्तर बन गए। ये नाम से पता चल रहा है क्यूटिकल है। अपन जब जड़ की तने की संरचना पढ़ते हैं तो सबसे बाहर पढ़ते हैं कि ये क्यूटिकल है, तो उत्तर है। तो वैसे ही क्यूटिकल ये कह रहे हैं सबसे बाहरी स्तर होता है, और ये सल्की जो स्तरों से कहें सेल से बना होता है। तो इतना इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं, लेकिन कॉर्टेक्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कॉर्टेक्स का मतलब वल्कुट होता है, और वल्कुट में तुम्हारा ध्यान होगा ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ये 11th में पढ़ते हो आप, बीएससी में भी पढ़ते हो। इनके बीच में अंतर्कोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि ये मध्य का स्तर है, नीच स्तर है वल्कुट, जिसमें मेलेनिन के कण पाए जाते हैं, रंगा कण पाए जाते हैं, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, उनके कण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रंग प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। और यदि इनकी कमी हो गई तो इन कोशिकाओं में क्या बढ़ जाएगी, हवा बढ़ जाएगी। इन कणों की कमी होने से इन कोशिकाओं के अंदर एयर घुस जाएगी, जिसकी वजह से अपन कह रहे हैं व्यक्ति के जो बाल होते हैं वो सफेद दिखाई देने लगते हैं कम उम्र में भी। बूढ़े में तो वैसे ही मेलेनिन के कण कम हो जाते हैं, कमी हो जाती है, लेकिन आज के टाइम में जनरेशन में देखें तो बाल प्रारंभिक अवस्था में सफेद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, उनकी कोशिकाओं में हवा बढ़ जाती है, ये रंगा कणिकाओं की कमी हो जाती है। फिर आता है बेटा मध्यांश के भीतरी स्तरीय होता है, बहुकोणीय कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, इतना खास नहीं, लेकिन इससे जरूर प्रश्न बनता है, ध्यान में रखिएगा। और ऊपर जो मैंने कहा कि रोम कांड की जो संरचना निर्जीव होती है, इसमें एक सिसला गड़ा होता है जिसके अंदर ये धसा रहता है, और मैंने कहा था इसमें रुधिर जो अपन कहते हैं जो कोशिकाएं रहती है वो उसके जाल में बना रही थी रोम पेपिला में। उसके ऊपर वाला जो स्तर था वो था रोम कांड, जो है क्या था,
निर्जीव था। तो निर्जीव क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्रिएटिन पदार्थ के जमा होने से। एक क्वेश्चन ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, वो बन रहा है कि इनके बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? सफेद होने का कारण है रंगा तनिकाओं की कमी होती है। अब अगला पॉइंट जब आ जाता है एरेक्टर पिलाई पेशियां। एरेक्टर पिलाई पेशियां ये भी रोम की संरचना होती है। आपने देखा होगा कि एपिडर्मिस में कितने स्तर थे? 5 थे। और ये मैंने ऐसे बीच में लाइन खींची, ये 2 डर्मिस के मान लो इस तरीके के स्तर थे। तो हम कह रहे हैं कि एपिडर्मिस और रोम पुट्टिका क्या होती है? डर्मिस के अंदर धसी रहती है। इन दोनों के बीच में एक पेशी पाई जाती है, वो भी कैसी? अरेखित पेशी पाई जाती है। इसी अरेखित पेशी को हम कहते हैं एरेक्टर पिलाई पेशियां। एरेक्टर पिलाई पेशियां। तो बेटा एरेक्टर पिलाई पेशियों में हम कहें इस पेशी के संकुचन से बाल खड़े हो जाते हैं। आपको कहीं डर लगता है, आपके पीछे कुत्ता भागता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप एग्जाम में जाते हैं, सीरियसली ऐसा कुछ लगता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? एरेक्टर पिलाई पेशियां। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रोंगटे खड़े होना कौन सी पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है? एरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा। लेकिन यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इस क्रिया को कौन प्रेरित करता है? इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। तो वो बनता है कि एड्रीनलिन हार्मोन से ये क्रिया प्रेरित होती है। ये एक तरह से प्रतिवर्ती क्रिया है। ये कैसी है? एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इसी तरीके से ये रोम की संरचना हुई। अब हम अपना टॉपिक रहेगा अगला, जो रहेगा तवक ग्रंथियां। क्या रहेगा? तवक ग्रंथियां। क्योंकि तवक ग्रंथियां हम कहें बाह्यस्रावी प्रकार की होती है और जिनका स्रावन नलिकाओं के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर होता है, उन्हें बाह्यस्रावी कहते हैं। फिर बात आई कि ये तवक ग्रंथियां उत्पत्ति के आधार पे कैसी है? इनको हम कहें कि उत्पत्ति किस रूप से होती है? ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दें, तवक ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं और सभी तवची ग्रंथियां हैं वो बाह्यस्रावी प्रकार की होती है। उनमें नलिकाओं के द्वारा पदार्थों का बाह्यस्रावन किया जाता है। फिर हम कहते हैं इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? इनकी उत्पत्ति एपिडर्मिस के सबसे भीतरी स्तर अंकुरण स्तर से होती है। किस स्तर से होती है? अंकुरण स्तर से होती है। और वो अपन कहते हैं डर्मिस भाग में धसा रहता है या फिर स्थित रहता है। तो इनकी ग्रंथियों की उत्पत्ति तो अंकुरण स्तर से बोले तो अपन कहते हैं जर्मिनेटिव स्टेटम या स्टेटम जर्मिनेटिव भाग से होती है, लेकिन ये डर्मिस के अंदर धसे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर इन ग्रंथियों को 3 प्रकारों में बांटा गया है और इसका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बिल्कुल बनता है। और ये आपको 12th में कहें या ग्रेजुएशन में कहें, सिलेबस में अच्छे तरीके से समझाया हुआ नहीं है, लेकिन केवल नाम भी दिए हुए हैं। ग्रंथियां हाइपोक्राइन प्रकार की होती है, होलोक्राइन प्रकार की होती है, मीरोक्राइन प्रकार की होती है, लेकिन वो क्या है? मीरोक्राइन क्या है, एपोक्राइन और क्या है होलोक्राइन। तो सबसे पहले जानिए एपोक्राइन के बारे में। एपोक्राइन का मतलब है कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका जिसमें ये पदार्थ यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो पहली लाइन आप देख रहे हैं कि इसमें स्रावी पदार्थ कोशिका के शिखर भाग में इकट्ठे होते हैं। तो ये कोशिका जिसका ये शिखर भाग है, ऊपर का भाग है, और इसमें ये पदार्थ यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इसके बाद यह भाग शेष भाग से पृथक हो जाता है। तो आप देखो ये भाग था, शेष भाग ये है, इस भाग से ये अलग होने का तैयारी में है और ये यहाँ से बिल्कुल पृथक हो गया। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और इनका स्रावन हो गया। इस तरीके का यदि पदार्थों का स्रावन जिस ग्रंथि से होता है वो एपोक्राइन प्रकार की होती है। फिर बात आती है होलोक्राइन की। होलोक्राइन का मतलब हुआ ऐसी कोशिका जिसमें स्रावी पदार्थ भर जाने के बाद संपूर्ण कोशिका अलग होकर
स्त्राव में आ जाती है। ये मान लीजिए एक कोशिका है, इस कोशिका में ये संपूर्ण पदार्थ भर गया और ये संपूर्ण कोशिका समेत ही हम कह रहे हैं पूरी की पूरी स्त्रावी पदार्थ के रूप में या स्त्रावण के रूप में बाहर चली जाती है। तो ऐसा स्त्रावण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम होलोक्राइन कहेंगे। फिर आता है मीरोक्राइन। इसमें कह रहे हैं ये कोशिका है, इस कोशिका में जो पदार्थ जमा है वो विसरण क्रिया के द्वारा धीरे धीरे बाहर की ओर गमन करते हैं। ऐसा है तो वो कहलाएगा एपोक्राइन या फिर मीरोक्राइन। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, एपोक्राइन, होलोक्राइन और मीरोक्राइन। एक में अपन कह रहे हैं जितना पदार्थ भरा हुआ है उतना बाहर चला जाता है, बाकी कोशिका पृथक हो जाती है। एक संपूर्ण कोशिका ही स्त्रावण रूप में बाहर चली जाती है, एक में केवल विसरण क्रिया के द्वारा पदार्थों का स्त्रावण होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि ग्रंथियां हम आगे जितनी भी पढ़ेंगे वो तीन प्रकार में पढ़ी जाएगी। उनके प्रकार अलग अलग में कितने हो जाएंगे, तीन प्रकार के। तो ये जानना बेहद जरूरी था और यदि ये समझ में आएगा तो ही आगे की ग्रंथियां समझ में आए। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि ये ग्रंथियां कैसी होती है, बाह्यस्त्रावी प्रकार की होती है, ये कौन से स्तर से निर्मित होती है, अंकुरण स्तर से स्थित कहाँ होती है, डर्मिस स्तर में होती है, और ये कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन से, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन, और उनके अलग अलग पार्ट पढ़े। अब हमारी ये ग्रंथि आ रही है, फर्स्ट ग्रंथि पढ़ रहे हैं हम, स्वेद ग्रंथि। कैसी ग्रंथि बेटा, स्वेद ग्रंथि। इस ग्रंथि को हम पसीने की ग्रंथि भी कहते हैं। कैसी ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। तो ध्यान रखना, पसीने की ग्रंथि ये किसको पूछा जाता है कि पसीने की ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, स्वेद ग्रंथि को कहा जाता है। अब ये कहा ना कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियां होती है, इनमें जगह जगह पे नलियां लगी होती है, इसी कारण तो ये बाह्यस्त्रावी होती है और जो सीधे ही अधिसरण की सतह पर लाके इन पदार्थों को स्त्रावित करती है या खुलती है। अब अपन पसीना देखते हैं अपने कहाँ आता है, ऊपर सरफेस में आता है, अधिसरण की ऊपरी सतह पे आता है, किसके द्वारा होता है, शरीर की वो अपन कह रहे हैं नलिकाओं के माध्यम से वो पदार्थ बाहर त्वचा के आउटर सरफेस पे आता है। इसमें अपन देखते हैं जल है, लवण है, अमोनिया है, यूरिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, CO2 जैसे पदार्थ हैं वो स्त्रावित होते हैं। इसलिए पसीना खट्टा खट्टा होता है क्योंकि उसमें अमोनिया, लवण और जल की मात्रा होती है। और ये ग्रंथि कैसी है, ये मीरोक्राइन प्रकार की होती है। मीरोक्राइन अपने का सामान्य विसरण के द्वारा बाहर निकलती है, लेकिन इसमें कुछ नोट करके पॉइंट भी दिए हुए हैं जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव में आते हैं। अब आप देख रहे हैं आंख है, जैसे हमारी निपल्स है, जननांश होते हैं, गुद्दा है, पलक है, इनके ऊपर आप देखेंगे तो ये ग्रंथि किस रूप में होती है, एपोक्राइन रूप में। और ये एपोक्राइन रूप में मतलब ये वास्तव में तो एक्राइन है, लेकिन एपोक्राइन में, एपोक्राइन आप देखें सभी पदार्थ सीक्रेट भाग में जमा हो जाते हैं, फिर शेष वाला भाग लग जाता है और बाकी खुद स्त्रावित हो जाता है। एपोक्राइन प्रकार की होती है, ये थोड़ी अलग होती है अपने आप में, तो ये एक तरह से इसमें अपवाद है, देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ग्रंथि हथेली और तलवे और बदन में सर्वाधिक होती है। आपको ध्यान होगा अपने हाथ में पसीना ज्यादा होता है, तलवे में ज्यादा होता है, अगल बगल में कहें तो आपको ध्यान ही होगा। और स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा संख्या में बैठते हैं तो उनको पता ही है कि सर के निशान बन जाते हैं पसीने की वजह से, तो वो बगल में सर्वाधिक होती है। तो ये अपने आप में समझ जाना चाहिए कि पसीने की ग्रंथि है और ये कार्य क्या करती है, ताप नियंत्रण मेंटेन करती है। बेटा कितना भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर को नियमन करने का कार्य करती रहती है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, पसीना आता है, हमारे शरीर को एक तरह से वापस ठंडक मिलती है और वो त्वचा को और शरीर को तापमान की दृष्टि से क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर देखी गई, किसके अंदर, स्वेद ग्रंथियों के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आई सीबेशियस ग्रंथियां। इन सीबेशियस ग्रंथियों को तेल ग्रंथियां भी कहते हैं, नोट कर लेना। इन ग्रंथियों को तेल ग्रंथियां भी कहते हैं। सुबह सुबह देखते हैं अपने मुंह के ऊपर ऐसे चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, तो अपन कहते हैं ये होलोक्राइन प्रकार की होती है। किस प्रकार की है,
इनका प्रकार कैसा है, होलोक्राइन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। दूसरा है कि अपन कहते हैं इनमें स्रावित जो पदार्थ होता है दूध के समान जो होता है उसको हम सीबम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, सीबम क्या होता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीबम में क्या पाया जाता है, सीबम में इरेटिस्टिरोल। ये क्वेश्चन आपके 12th में नहीं है लेकिन आपके आगे बीएससी ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव में बनता है कि स्टेरिगोल एक पदार्थ होता है उसमें पाया जाता है जो यूवी किरणों की उपस्थिति में कहें विटामिन डी का क्या करता है, एक तरह से निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है विटामिन डी का निर्माण हमारे बॉडी में ही होता है। तो ये यूवी रेंज की उपस्थिति में करता है, कौन करता है, सीबम। फिर बात आई सीबम का कार्य क्या है। सीबम का कार्य वही जो रोमकांड था निर्जीव पार्ट, उसको नीचे से चिकना बनाए रखने का जो काम करती है वो कौन करता है, सीबम करता है। और ये ग्रंथियां, तीन ही ग्रंथियां और कहें तो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो है कि हथेली और तलवे पे कभी पसीना होता है लेकिन आपने देखा होगा तेली ग्रंथियां नहीं होती है, चिकनापन नहीं होता है हथेली और तलवे के अंदर। पसीना हो जाएगा, पसीने वाली ग्रंथि हो जाएगी, स्वेद ग्रंथि हो जाएगी, लेकिन सीबेसियस ग्रंथि यहाँ पर क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। ये एक अपने आप में कहते हैं पूरे शरीर में पाई जाती है लेकिन इन दो जगह पर नहीं पाई जा रही है। इसका मतलब क्या है, अपवाद है ये। दूसरा विशेष पॉइंट, हमारे जो होठ है, हमारे पेनिस का मुंड पार्ट होता है, स्तन की जो निपल्स होती है, इन पर सभी को ध्यान है बाल नहीं पाए जाते, लेकिन सीबेसियस कहे या तेल ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। समझे ना। ग्रंथियों की विस्तृति अपन कह रहे हैं स्तन ग्रंथियां जिसकी हमारे बॉडी के अंदर कहें, मानव के अंदर कहें तो इसकी लोकेशन मादा के अंदर कहेंगे किस भाग में रहती है, वक्ष भाग में। वैसे मानव के अंदर स्तन ग्रंथियों का पुरुष में विकास नहीं होता है, मादा में ज्यादा विकसित होती है, लेकिन ये दोनों में कहां स्थित होती है, वक्ष भाग में स्थित होती है। ये ग्रंथियां मादा में ज्यादा सक्रिय होती है। सक्रिय कहां रहेगी, मादा में ज्यादा रहेगी और सिक्रेशन किसका करेगी, दूध का। और फिर अपन कह रहे हैं दो हार्मोनों के द्वारा ये क्रिया नियंत्रित होती है। वो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये दोनों ही हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा जाता है कि दूध का निष्कासन होता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, कौन से हार्मोन की क्रिया की वजह से होता है, वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और फिर अपन कहते हैं इस ग्रंथि का प्रकार कैसा होता है, ये ग्रंथि होती है एपोक्राइन प्रकार की। जो फर्स्ट प्रकार पढ़ा था आपने उस प्रकार की होती है एपोक्राइन, जिसमें अपन कहते हैं इसी के भाग में पदार्थ स्रावित होते हैं, उसके बाद अपन कहते हैं शेष भाग नीचे रह जाता है और बाकी कोशिका का भाग वो स्तरों के रूप में बाहर ला जाता है, वो एपोक्राइन प्रकार की होती है। फिर कहते हैं ये ग्रंथियां तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, बोले तो सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटोजीरिया, मनुष्य और जो दूसरे प्राइमेट जितने भी है जिनमें स्तन ग्रंथियों का जो विकास हो रहा है या निर्माण हो रहा है वो स्वेद ग्रंथियों से होता है, बोले तो पसीना ग्रंथियों से। ये एक अपने आप में अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कहते हैं कि स्तनियों के अंदर दूध में कैसिनोजन प्रोटीन, ये तो कई बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिनोजन प्रोटीन। इसके साथ में लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टोज और लैक्टोएलुलिन और वसा पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसिनोजन प्रोटीन। और दूसरा स्वेद ग्रंथियां जो पसीना ग्रंथियों के रूपांतरण से ये स्तन ग्रंथियों का विकास होता है किसके अंदर, मनुष्य और प्रोटोजीरिया और ऐसे दूसरे प्राइमेट जिसमें स्तन ग्रंथियां विकसित होती है। फिर अगली जो ग्रंथि आती है वो होती है सीरूमिनस ग्रंथियां। अब जानते हैं सीरूमिनस ग्रंथियां अपन कहते हैं हमारे कान के या अपन कहें बाह्य जो करनाल होता है उसकी जो त्वचा होती है उसके अंदर ये स्थित होती है। तो ध्यान देना है कि सीरूमिनस ग्रंथि है वो बाह्य करनाल की त्वचा में स्थित होती है और ये ग्रंथियां भी एक तरह से पसीने ग्रंथियां के रूपांतरण से बनती है, स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से निर्मित होती है।
ये कर्ण मोम का स्त्रावन करती है, एक चिटपा पदार्थ का स्त्रावन करती है, जिसे सिरुमन कहते हैं या सेरुमन कहते हैं, मारवाड़ी में उनको ठेडी कहते हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये सिरुमेन जो चिटपा पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर इसका कार्य क्या है, सेरुमेन का चिटपा पदार्थ का कार्य क्या है? इस चिपचिपा पदार्थ का कार्य है कान पटल की सुरक्षा करना, या फिर हम कहें कि कान के पर्दे को सुरक्षित बनाए रखना। इसके बाद अगली तीसरी जो ग्रंथि आती है, बोले तो पांचवी ग्रंथि हो जाएगी सीक्वेंस के हिसाब से, और ये ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां। मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां नाम से पता चल रहा है कि स्थिति क्या होती है। मूलाधार मतलब है मूत्र जनन, और साथ में कहें अपन गुदा, इन दोनों के बीच में जो अपन कहते हैं वक्षण क्षेत्र के अंदर ये ग्रंथि स्थित होती है। तो गुदा और मूत्र जनन क्षेत्र के बीच में, दोनों के मध्य वक्षण क्षेत्र में मूलाधार ग्रंथि पाई जाती है, इसीलिए इसको वक्षण ग्रंथियां भी कहते हैं। और ये तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, अर्थात सीबेसिस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। यहाँ पर भी ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत कि ये कौन से प्रकार की है, एपोक्राइन प्रकार की होती है। और दूसरा ये फिरोमेन युक्त पदार्थ का स्त्रावन करती है, फिरोमेन या फिरोमोन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिरोमोन। और फिरोमोन का मतलब होता है लैंगिक आकर्षण के लिए एक पदार्थ का स्त्रावन करना, जिससे मेल और फीमेल दोनों के बीच में एक आकर्षण बनता है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बनाने का कार्य ये पदार्थ करता है। उसका स्त्रावन मूलाधार या वक्षण ग्रंथि से होता है। अब हम 5 के बाद छठी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो ग्रंथि है वो मेबोमियन ग्रंथियां हैं। बात बनती है कि ये मेबोमियन ग्रंथियां हमारे बॉडी में कहाँ स्थित होती है। तो ये हमारा आंख जो पलक होती है उसकी आंतरिक सतह का हो या ब्रोनियों के नीचे स्थित होती है। ये इसकी लोकेशन कई बार पूछी जाती है कि बॉडी के अंदर ये कहाँ स्थित होती है। दूसरा है ये सीबेसिस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। तो दो इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके। बाकी कार्य तो नेत्र की कॉर्निया को सिकना बनाए रखती है, ये तो ऑलरेडी आपको जानना पड़ गया है कि नेत्र में स्थित है तो कॉर्निया भाग को सिकना बनाए रखती है। फिर बात आती है जेंस ग्रंथियों की। तब स्थिति आती है ये भी कहाँ स्थित होती है, सेम कंडीशन है, ये भी ब्रोनियों की पुटिकाओं के रूपांतरण से बनती है, जिसमें अपन कह रहे हैं मुख्य रूप से कि ये नेत्र की ब्रोनियों की पुटिकाओं के रूप में पाई जाती है। ध्यान रखना है कि नेत्र के ब्रोनियों की पुटिकाओं में पाई जाती है। फिर बात आती है कि इस स्थिति के बाद में ये रूपांतरण किससे बनती है, ये सीबेसिस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, और वही नेत्र की कॉर्निया एंड ब्रोनिया को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। इसमें मेनली इंपोर्टेंट लोकेशन है इसकी स्थिति। फिर क्वेश्चन आ जाता है इस स्किन के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। पहला शरीर की सुरक्षा करना। यदि हमारी बॉडी पे स्किन है, कितने भी सूक्ष्म जीव जो है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे हमें सुरक्षा करती है और बुद्ध का कार्य करती है। यूवी रेज, पैराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, और शरीर के जितने भी कोमल एंड सॉफ्ट जो ऑर्गन रहते हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट कंपटीशन के हिसाब से तो नहीं, लेकिन 12th के हिसाब से तो कह सकते हैं। शरीर का ताप का नियंत्रण, ये पॉइंट दोनों तरह से हम कहें इंपोर्टेंट है कि शरीर का तापमान मनुष्य का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जबकि हम बात करें यहाँ पे मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, ये प्रश्न कई बार बनता है। मनुष्य एक समतापी प्राणी है, ये अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बराबर मेंटेन बनाए रखने का काम करता है, और इसका नियमन हाइपोथैलेमस होता है। तीनों ही पॉइंट अपन कहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। शरीर की आकृति प्रदान करने का कार्य स्किन करती है। वसा के रूप में हमारा खाद्य संचय करती है,
उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण करती है ग्रंथियों के माध्यम से, उत्सर्जन का कार्य करती है, जैसे हम कह रहे हैं पसीने का उत्सर्जन होता है, यूरिया का हो रहा है, CO2 का हो रहा है, लवण का हो रहा है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं गमन में सहायक होती है, क्योंकि त्वचा का लचीलापन होना ही एक तरह से गमन में क्या करती है, सहायता करती है, कंकाल का निर्माण करती है और शोषण का कार्य करती है। हम जैसे बॉडी के अंदर मसाज वगैरह करते हैं तो वो पदार्थ हमारी रोमचित्र के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। उद्दीपन ग्रहण में सहायक होती है, जैसे अपन कहते हैं कोई कील चुप हो जाती है तो स्किन फटाक से अपन कहते हैं तंत्रिकाओं के माध्यम से मैसेज पहुंचा देती है। दांतों का निर्माण स्किन के डर्मिस से होता है, ये किसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और फिर बात आई लैंगिक आकर्षण की, तो त्वचा के अंदर हम बात करते हैं ये लैंगिक आकर्षण के रूप में कैसे कार्य करती है, क्योंकि इसके अंदर एक मूलाधार ग्रंथि पाई जाती है और मूलाधार ग्रंथि जो अपन कहते हैं मूत्र जनन और गुदा के मध्य पाई जाती है, जो लैंगिक आकर्षण के रूप में फेरोमोन पदार्थ का स्रावन करती है और साथ हम कहें बालों का रंग होता है उसे ये भी एक लैंगिक आकर्षण को प्रदान करता है। पुनरुक्त गौण की जब बात आती है तब ये हमारे शरीर में जहां भी घाव लग जाता है, कहीं कट हो जाती है, कहीं या कोई काम करते समय कहीं घाव लग जाता है तो इसका मरम्मत भी त्वचा अपने आप कर देती है। ये भी इससे घावों का बनना पुनरुक्त गौण का कार्य भी कौन करती है, स्किन करती है। इसीलिए इतना कार्य करने के कारण स्किन को इसको एक शरीर का क्या बोला जाता है, हरपन बोला अंग बोला जाता है। ये जिसमें ऑलरेडी पीएमटी के अंदर आ चुका है। फिर इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइकोलॉजी किसे कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हेयर होते हैं इन बालों के अध्ययन करने की क्रिया को या अपन कहते हैं प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजी। मैस्टोलॉजी किसे कहते हैं कि मानव के अंदर पाई जाने वाली स्तन ग्रंथियों के अध्ययन करने को मैस्टोलॉजी कहते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि डर्मेटोलॉजी किसे कहते हैं। त्वचा खुद का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और फिर बनता है डेक्टाइलोस्कोपी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। डेक्टाइलोस्कोपी हथेली की रेखाओं के अध्ययन करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, डेक्टाइलोस्कोपी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इंटेग्यूमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन का लेसन कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं और कल इसी लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।